नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनदेखी लाइफ के एक्सक्लूसिव शो अनदेखी कहानी में। आज के एपिसोड में हम आपसे परिचय करवाने जा रहे हैं पटना बिहार के मशहूर सितार वादक श्री अमिताभ चौधरी जी से। अमिताभ जी की संगीत यात्रा मात्र 17 वर्ष की आयु से ही सितार वादन के तालीम के साथ शुरू हुई। शुरुआती दौर में इन्होंने सितार की तालीम अपने पिता श्री अशोक चौधरी जी से ली। तत्पश्चात प्रोफेसर CL दास जी से अपने आगे की तालीम जारी रखा और अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए अमिताभ जी कोलकाता में जाकर पंडित मनोज शंकर जी से तालीम ली, जो कि महियर घराने से आते हैं। संगीत के क्षेत्र में रहते हुए इन्हें कई बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, फिर भी इन्होंने संगीत का साथ कभी नहीं छोड़ा। आइए सुनते हैं इनकी अनदेखी कहानी, इन्हीं की मुंहज़बानी। नमस्कार, मैं मिताली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनदेखी लाइफ का एक्सक्लूसिव शो अनदेखी कहानी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाऊंगी, ऐसे कलाकार से मिलवाऊंगी जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री अमिताभ चौधरी जी से। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे इस कार्यक्रम में। सर ने अपना सारा जीवन संगीत को दे दिया, सितार वादन को दे दिया। आपको ये भी बता दें कि सर के सामने कई मुश्किलें आई, पर फिर भी उनके जुनून और जज्बे के सामने सब हार गए। सर से मैं जानना चाहूंगी और सर से बात करूंगी कि उनका जीवन कैसा रहा। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि बचपन तो सभी का खास होता है, तो आपका बचपन कैसा रहा? मेरा जन्म कलकत्ता शहर में ही हुआ और तत्पश्चात उन दिनों एक्चुअली मेरे फादर सर्विस में थे और वो एक सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रांसफ़र हुआ उनका। उनकी पोस्टिंग हो गई बरेली, यूपी में। तो जन्म के कुछ महीने बाद ही हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। तो वहाँ करीब 3 साल रहना हुआ। उसके बाद फिर फादर का एक जॉब ट्रांसफ़र हुआ, फिर वो वापस हो गए कलकत्ता। तो फिर हम लोग वापस हो गए वहाँ से कलकत्ता। तो ये सब कहानियाँ उन दिनों तो हमारे होश नहीं थे, हम नहीं बता सकते, जैसा सुना है वैसा बता रहा हूँ। कलकत्ता में फिर तकरीबन 10 साल लगातार रहना हुआ। सर, आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। मेरी स्कूलिंग हुई वहाँ पे डॉन बॉस्को लिलुआ एक जगह है, हावड़ा से पहले एक लिलुआ है। हम लोग रहते थे श्रीरामपुर नाम के जगह, और वहाँ से तकरीबन 7-8 स्टेशन दूर हावड़ा के निकट लिलुआ नाम का एक जगह है, और मोस्टली इंडस्ट्रियल टाउन है, लेकिन वहाँ वो एक स्कूल थी बहुत प्रसिद्ध। तो ऊपर वाले की दया से, माता पिता के दिए हुए संस्कारों की वजह से मेरी वहाँ एडमिशन हो गई। उसके बाद से वहाँ पढ़ाई चालू हुई। क्लास 7 तक मैं वहीं का छात्र रहा। उसके बाद जब हम लोग क्लास 7 के बाद यहाँ शिफ्ट हो गए अचानक, तो यहाँ शिफ्ट हो जाने के बाद सारे दोस्त छूट गए वहाँ के। यहाँ बिल्कुल नया वातावरण, चूँकि बंगाल में थे तो आज जैसा हिंदी में बोल पा रहा हूँ तो उन दिनों तो बोल नहीं पाता था। समझना भी मुश्किल होता था, बोलना तो दूर की बात है। तो ऐसे ही धीरे धीरे फिर स्कूल में एडमिशन हुआ। इंटरेक्शन होते 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 कुछ हिंदी आने लगी, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों का हिंदी का एक्सपोजर बड़ा सीमित था। क्लास तो होते थे स्कूल में भी, बट वही ओ आ ई इतना का पहचान और सिंपल सेंटेंसेस, राम आम खाता है। अब वहाँ से यहाँ आगे सीधे काव्य पढ़ना है, तो बड़ा हिंदी के प्रति मेरी एक भीति डेवलप हो गई अंदर। तो पढ़ाई पर ही कंसंट्रेशन उन दिनों ज़्यादा था। फिर देखते देखते ऐसे ही साल बीतते गए और फिर बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे, तो लकीली बोर्ड में फर्स्ट डिवीज़न आया। उसके बाद इंटरमीडिएट में जब मैं पढ़ रहा था, मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ISC सिलेक्ट किया था। उसमें मेरे दोनों बायोलॉजी सब्जेक्ट भी थे, मैथ्स भी थे। सर, आप हमें ये बताएं कि सितार वादन में आपकी रुचि कैसे हुई? जी बिल्कुल। वो पढ़ाई के दरमियान अचानक एक दिन मेरी सिस्टर इंग्लिश ऑनर्स की स्टूडेंट थी, और उनकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ करते थे प्रोफेसर CL दास। तो कुछ लेसन्स में हेल्प लेने थे, तो सिस्टर ने उनको अप्रोच किया
उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पे क्लास में तो सबके बीच में नहीं होगा, तो अगर फुर्सत मिले कभी आ जाओ घर पे, बता देंगे। तो फिर एक दिन प्लान करके उन्होंने भी टाइम दिया और सिस्टर वहाँ गई। ठीक है, सिस्टर जब वहाँ गई तो उनके दीवार पर एक फ़ोटो उन्होंने देखा, मेरी सिस्टर ने देखा, और वो फोटो था बाबा उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का। सर उधर से तैयार होके जब रूम में आए तो मेरी सिस्टर ने उनसे पूछा कि ये उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का फोटो है ना? तो ये सुन करके प्रोफेसर दास काफ़ी आश्चर्यचकित हुए। आश्चर्यचकित इसलिए हुए क्योंकि शास्त्रीय संगीत और आम संगीत, फिल्मी संगीत, दोनों में बहुत अंतर है। फिल्मी संगीत से सभी लोग मोरलेस वाकिफ होते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत और उसमें भी इतने गहराई वाले संगीत और एक संत प्रवृत्ति के आदमी की पहचान अगर एक इंग्लिश का स्टूडेंट कर रहा है तो ये उनके लिए एक आश्चर्य का विषय था। तो उन्होंने पूछा तुम्हें कैसे मालूम बेटा? तो उन्होंने बताया कि सर मेरे फादर भी सितार बजाते हैं, तो उनके मुंह से ही हम लोग इनके बारे में सुना है, और तो इस तरह से डेवलप हुआ। फिर बात में पता चला कि प्रोफेसर दास जो है उसी घराना से ताल्लुक़ रखते हैं और खुद सरोद प्लेयर हैं। ठीक है, उन्होंने ये इच्छा व्यक्त किया कि भाई हम तुम्हारे फादर से मिलना चाहते हैं। तो इस तरह से परिचय, हम लोगों का पारिवारिक परिचय घनिष्ठ हो गया। तो पारिवारिक संबंध घनिष्ठ होने के बाद फिर पापा का अक्सर आना जाना या उनका भी हमारे यहाँ आना जाना, ये सब शुरुआत हो गई। और उस दरमियान प्रोफेसर दास के यहाँ अक्सर वो सांगीतिक गोष्ठियाँ हुआ करती थी, और उनके घर में राजेंद्र नगर स्थित एक घर था, फ्लैट था, उसी में नीचे एक हॉल काफ़ी बड़ा था, उसमें 50-60 आदमी आसानी से अट सकते थे। तो उनके यहाँ वो गोष्ठियाँ होती रहती थी। तो उसी गोष्ठी में एक दिन उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भाई आज चौधरी जी बोलते थे मेरे पापा को, तो इनका सितार वादन होगा। तो पापा बोले कि भाई हम तो उस तरह से प्रोफेशनली बजाते नहीं हैं और काफ़ी दिन हो गया छूटे हुए भी, तो लेकिन फिर भी चलिए आप बोल रहे हैं तो बजाएंगे। तो उस दरमियान पापा का खुद का सितार भी आउट ऑफ ऑर्डर था, तो लकीली उनके पास एक सितार मौजूद था दास सर के पास। तो उसी सितार को लेकर के उन्होंने बजाया, और उनके साथ तबले पे संगत किए हमारे रेडियो के जो चरणजीत जी हैं, श्री चरणजीत सिंह जी, उन्होंने संगत किया। और उस गोष्ठी को विटनेस करने के लिए हम भी गए हुए थे, क्योंकि संगीत में रुचि बचपन से ही था, और बचपन से ही हमारे कान में उस्ताद अमीर खां साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब, ऐसे कई महान हस्तियों का संगीत ही कान में पड़ता था। और हमारे पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, तो घर में फिल्मी संगीत बजाने का अनुमति नहीं था। ठीक है, तो जब भी पढ़ता था कान में तो यही सब संगीत पढ़ता था, तो एक उधर टेस्ट डेवलप हो चुका था। तो उस गोष्ठी में मैं भी था, तो मैंने देखा कि काफ़ी लोगों ने उस वादन को सराहा, और मैंने काफ़ी उनको प्रशंसा की, काफ़ी उनकी प्रशंसा की। तो समाओ मेरे अंदर वो जागृति आई उस दिन, कह सकते हैं कि हमारे घर में ये विद्या है तो मुझे भी सीखना चाहिए। और ये बात पहली बार आई, लेकिन चूंकि पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट होते थे, तो उनके सामने कोई प्रस्ताव रखना या बात करना थोड़ा सोच समझ के हम लोगों को बोलना पड़ता था। तो बहुत हिम्मत जुटा के ऑन द वे बैक होम हमने उनसे कहा कि पापा हम सीख सकते हैं कि नहीं। तो समा उनका मूड भी अच्छा था, तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो बस अनुमति भी मिल गई। तो फिर वो प्रक्रिया शुरू हो गया कि घर में जो सितार है उसको फिर ऑर्डर में लाना, ये करना वो करना, और ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर ही सौंप दी। मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि सितार के प्रति ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं था, और पहले ही जिम्मेदारी दे दी गई कि उसके जो भी तार टूटे हुए हैं, जो भी है उसको ऑर्डर में करना है। तो मुझे मालूम भी नहीं है कौन सा कहाँ लगेगा, तो कॉमन सेंस लगा करके, देखिए यही फ़र्क होता है, क्योंकि घर में सितार था तो वो कॉमन सेंस भी काम कर गया, और लकीली मैंने जो तार लगाया वो सही था और उसको ट्यून कर दिया अपने हिसाब से। तो अपने हिसाब से जब ट्यून किया तो पिताजी देख करके थोड़ा आश्चर्यचकित हुए कि बिल्कुल सही कर दिया इसने। तो उनको भी लगा कि शायद इसमें टैलेंट है, इसको करना चाहिए।
तो यही समय से मेरी तालीम शुरू हुई। तो उन्होंने शुरू में हाथ रखना सिखा दिया, लेकिन चूंकि उन दिन वो फिर नौकरी छोड़ करके वो बिजनेस में आ चुके थे, तो उनके पास समय की थोड़ी कमी होती थी और हमको कभी उस ढंग से बैठ करके उन्होंने नहीं बताया, चलते फिरते बता दिया इसको ऐसे करो वैसे करो, और देन हमको अपने एफर्ट से ही उसको करना होता था। और चूंकि हम लोग जीके की किताबों में पढ़ते थे, पंडित रविशंकर का नाम सितार से जुड़ा हुआ है, तो हम कोशिश करते थे जब भी मार्केट जाए कुछ उनका कैसेट खरीद के लाए या इस तरह से जुगाड़ करके वो क्या बजा रहे हैं उसको समझने की कोशिश। तो ऐसे करते करते कुछ टेक्निक्स हमने खुद ही डेवलप कर लिए। तो जब डेवलप कर लिए, उन्होंने देखा कि उनकी तालीम जो है, उनकी तालीम एक दूसरे घराने में हुई थी, मुश्ताक अली खां साहब के घराने से। उनके डायरेक्ट शिष्य थे यहाँ श्री अरुण कुमार चटर्जी, तो उनसे इनकी तालीम हुई थी। तो सिस्टम दोनों का थोड़ा सा अंतर हो गया, बट म्यूज़िक तो म्यूज़िक है। तो उन्होंने देखा कि मेरी रुचि जो है उस घराने के स्टाइल को फॉलो करने के प्रति है, तो उनको ऐसा लगा कि तब मैं इसे तालीम ना दे करके किसी और को सुपुर्द कर दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उन्होंने दास बाबू से इसका जिक्र किया, तो दास बाबू ने स्वीकृति दे दी और तब से दास बाबू के यहाँ मेरी तालीम शुरू हुई। लेकिन वो भी प्रोफेसर थे, वक्त कम मिलता था, तो हम समझते थे कि साल में 1-2 बार बैठ गए तो बहुत है। तो ऐसा तो नतीजा ये हुआ कि हम करते तो गए, लेकिन एक प्रॉपर गुरु की तालीम सर पे अगर वो प्रेशर ना रहे तो करना थोड़ा विद्यार्थी के लिए मुश्किल होता है। तो इन मुश्किलों से जूझते हुए किसी तरह आगे बढ़े। फिर उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि बेटा तुम सितार सीखते हो तो सरोदिया के पास ना सीख करके बेहतर होगा कि तुम इस घराने के किसी सितारिया के पास सीखो। तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया पंडित मनोज शंकर जी का। वो कलकत्ता रहते थे, तो तब तक मैं इंटरमीडिएट पास कर चुका था और एक प्रोग्राम ऐसा बन गया कि कुछ दोस्तों के साथ हम लोग कलकत्ता घूमने जाएं। तो वहाँ से चल पड़े। तो जाते वक्त मेरा तो मकसद कुछ दूसरा था, घूमने के अलावा भी मेरे पास मकसद था, तो इसलिए मैं उनका एड्रेस लेकर के गया था, उनका फ़ोन नंबर लेकर के गया था। तो फिर वहाँ जा कर के मैं एक दिन घूमने गया, तो उनका घर पड़ता था बालीगंज। वो एक बहुत प्रसिद्ध वहाँ काली मंदिर है, काली घाट करके, ठीक है, उससे बहुत दूरी पर नहीं है उनका घर। तो जब वहाँ पहुँच चुके थे उस लोकेलिटी में, तो हम सोचे कि दोस्तों को भेज देते हैं वापस, हम उनके यहाँ चले जाते हैं और मिल करके तब आते हैं। तो मैंने ऐसा ही प्रोग्राम बना के फिर उनके यहाँ मैं नॉक किया, पहुँच करके ढूंढ करके उनका। तो वो उन दिनों रविंद्र भारती में प्रोफेसर थे, तो शायद वहाँ से लौट करके टायर्ड होंगे या कुछ होंगे, मैं नहीं जानता। मैंने जब नॉक किया तो उनकी बेटी दरवाज़ा खोली। तो दरवाज़ा जब खोली तो मैंने कहा कि मैं पटना से आया हूँ उनसे मिलने के लिए। उन्होंने कहा पापा तो नहीं है। तो हम बोले कि ठीक है, हम तो दूर से आए थे, तो फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं है, अभी मुझे 2-4 दिन रहना है, फिर आ जाएंगे, किस समय आने से ठीक रहेगा। तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुकिए, बोल के अंदर गए। अंदर चली गई वो, और उधर से वो नहीं आए, गुरुजी कुर्ता डालते हुए वापस आ गए और आके बोले कि हाँ क्या बात है बताइए, पटना से आए हैं, अंदर आइए। फिर बैठाए हमको, बैठा करके बातचीत शुरू हुई मुझसे। तो मैंने कहा कि प्रोफेसर दास के यहाँ से आपका एड्रेस मिला और मैं आपके पास सीखने के उद्देश्य से आया हूँ। तो उन्होंने सोच समझ के बोला कि वहाँ से आके कैसे सीखोगे भाई। तो हम बोले कि जैसा आप बोलिएगा, आदेश कीजिएगा, वैसे आ जाएंगे, जिस फ्रीक्वेंसी में बोलिएगा आ जाएंगे, हफ्ता में, महीना में, जैसा बोलिएगा। तो पहले वो इस बात को समझ नहीं पाए, तो वो सोचे कि जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स किसी भी क्षेत्र में कम मिलते हैं और एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ज़्यादा मिलते हैं, तो उन्होंने मुझे जनरल कैटेगरी का वैसा ही समझ के उन्होंने कहा कि ठीक है, तो एक कार्यक्रम है मेरा, उसमें आ जाना। एक इनविटेशन भी दिया और बोला कि अगला दिन क्लास है, सुबह 6 बजे आ जाना। ठीक है, यही समय था, सुबह 6 बजे। तो उन्होंने बुलाया और बोला कि एक कॉपी और एक कलम लेकर के आना।
तो मैं पहुंच गया उसी तरह। तो जब पहुंचा, उन्होंने वो लोग परखते भी हैं, गुरु लोग बहुत परखते हैं, तो उन्होंने देखा कि पंक्चुअल है, तो कायदे से मुझे क्लासरूम में ले जाके, जहाँ क्लास होती थी हमारी, उस रूम में ले जाके बैठा करके उन्होंने कहा कि बातचीत थोड़ी सी होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो समझना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू करना है, तो इसलिए जो बजाते हो बजा के सुनाओ। तो उन दिनों मेरे अंदर वो भावनाएं पैदा नहीं हुई थी कि हाँ एक गुरुजन बैठे हुए हैं तो मुझे एक डर, एक लिहाज अंदर में होना चाहिए। मुझे लगा कि मैं तो टैलेंटेड, मुझे आता है, मुझे बजाना चाहिए। वो कह रहे हैं इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगा भाई, कोई एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट इतना बड़ा महान, वो मुझे कह रहे हैं बजाने के लिए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और विद फुल कॉन्फिडेंस मुझे जो भी आता था मैंने बजाया। मुझे याद है मैंने राग बागेश्वरी बजाया था। तो सुनने के बाद उन्होंने कहा कि वो सिगरेट पीते थे, तो उनके पास वो कैप्स्टन की पाउच हुआ करती थी, तो पाउच में से वो टोबैको लेकर के वो कागज में लपेट भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, कितना दिन से बजा रहे हो? तो मैंने कहा कि 2 साल से। तो उन्होंने एक जेस्चर दिया एज इफ कि ना 2 साल में, हाँ 2 साल में, मुझे ऐसा लगा कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि 2 साल में जो प्रोग्रेस होना चाहिए था शायद वो नहीं हुआ। तो मुझे उस बात का भी डर नहीं था क्योंकि मैं तो सीखने ही गया था उनके पास। तो इसलिए कुछ देर वो, उस दरमियान मेरे एक सीनियर गुरु भाई हैं अभी पंडित पार्थो बोस, तो वो भी क्लास में आके किनारे बैठ चुके थे। तो कभी कभी इंटरेक्शन के बीच में वो पार्थोदा से भी बात करते थे। उन्होंने कहा कि पार्थो 2 साल में नहीं ना, बस इतना ही बोला उन्होंने। तो पार्थोदा भी उधर से ऐसे सर हिलाए। फिर उन्होंने जो कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, 2 साल से नहीं बजाते हो, तुम और पहले से बजाते थे। तो मुझे थोड़ा सा लगा, हिम्मत आई अंदर कि शायद ये मीन कर रहे हैं कि नहीं, मैंने जो बजाया है शायद उनको अच्छा ही लगा, अच्छा बजाया है। हाँ। तो मैंने कहा नहीं, 2 साल से ही बजा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई 2 साल में तो बड़े बड़े कलाकारों का भी इतना प्रोग्रेस नहीं होता है जितना तुम बजाए। तो मैं पहले ही से कॉन्फिडेंट था, अब ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। तो नतीजा ये हुआ, वो शायद हमको भाप रहे थे कि इसकी मानसिकता कैसी है, देखा जाए, जांचा जाए। ऐसा बोलने पे क्या करता है वो? हाँ, वो क्या करता है। तो मेरे अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, तो उन्होंने फिर कहा कि बजा सब कुछ रहे हो लेकिन कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक नहीं है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मेरा सारा ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ पुश हुए गया और मुझे लगा मैं आसमान से धड़ाम से गिरा। लेकिन वो धरातल में आना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी चीज़ आप किसी से तभी सीख सकते हैं जब उसके सामने आप नतमस्तक हो और आप एक रिसेप्टिव मोड में हो, तभी आप रिसीव कर सकते हैं। अदरवाइज ढंग से आप रिसीव नहीं कर सकते। तो शायद मुझे रिसेप्टिव मोड में लाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। कहते हैं गुरु के बिना शिक्षा अधूरी होती है, तो आप अपनी गुरु के बारे में कुछ बताएं। देखिए, गुरु जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम ही है। बहुत सारी कहानियाँ हो सकती है, अगर मैं सारी व्यक्त करने लगूँ तब तो काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन समय के कंस्टेंट को देखते हुए मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा और फोकस उन दिनों पर करूँगा जितना मेरे गुरु के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शंस हुए। ठीक है, सबसे पहला चीज़ जो मैं कहूँगा कि गुरु या संगीतज्ञ तो बाद में होता है, पहले इंसान होता है। ठीक है, और इस दृष्टिकोण से मैं जब देखता हूँ गुरु जी को, तो मैं उनको एक लिमिटलेस फॉर्म में पाता हूँ, बिल्कुल लिमिटलेस। और शब्दों में बयान करना, उनकी व्यक्तित्व क्या थी, शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल काम है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उनसे संगीत ही नहीं, संगीत के अलावा भी बहुत कुछ, जीवन कैसे जिया जाए, ठीक है, जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बहुत सारी तालीम उनसे मुझे मिली है। और सच पूछिए तो मेरी जो भी अस्तित्व है, मैं मानता हूँ मैं ऋणी हूँ उनका, और मैं मानता हूँ कि इन्हीं की वजह से। ठीक है, संगीत की शिक्षा तो उन्होंने दी ही, एक बहुत ही
सुलझे हुए बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में मैंने उन्हें देखा है। और एक शिष्य को कैसे बिल्कुल बेटा की तरह माना जाता है, हमारे यहाँ जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके दरमियान, उसके अंतर्गत, वो मैंने उनके यहाँ जाकर के देखा है। और अभी रिसेंटली जैसे 2021 में गुरुजी की देहांत हो गई 9 मार्च, उसके बाद से गुरु माँ से हमारा संपर्क बना हुआ है। तो अभी रिसेंटली गुरु माँ हमारे यहाँ गुरुजी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का स्क्रीनिंग था, प्लस उनके स्मृति में कुछ कार्यक्रम पटना में भी, ऑल ओवर इंडिया ही हो रहा है रह के, लेकिन अभी पटना में भी कुछ दिन पहले हुआ था। तो उस दरमियान गुरु माँ से मेरी बहुत क्लोजली इंटरेक्शन हुआ। काफ़ी दिन बाद 2019 में लास्ट उनसे मिल पाए थे और 2021 में वो गुजर गए। चूँकि मैं भी अब नौकरी में हूँ तो बहुत सारी बंधन होती है, तो उतना फ्रीक्वेंटली आना जाना नहीं हो पाता है, तो फ़ोन से संपर्क होता था। तो इस इंटरेक्शन में उन्होंने गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया और कहा कि तुम लोगों से बहुत उम्मीद रखते थे, तुम क्यों छोड़ दिए, तुम्हारा आना छूट गया। इस बात को लेके काफ़ी दुखी रहते थे। फिर जाने के पहले हमारे जो गुरु भाई हैं सीनियर, उनको उन्होंने आदेश दिया कि बोला कि मेरे बाद पार्थो, मेरे किसी भी स्टूडेंट को तालीम की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें सौंप के जाता हूँ। और ये बात सिर्फ गुरु माँ के मुँह से नहीं, पार्थोदा के मुँह से भी मैंने सुना है। और रिसेंटली पार्थोदा से भी बातचीत हुई है। पार्थोदा ने कहा कि देखिए, कोई भी संगीतज्ञ के जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है कि निर्विघ्न उसका साधना, आजीवन साधना, निर्विघ्न साधना कोई। और मेरे जीवन में तो कई तरह के विघ्न आ गए जिस वजह से मेरी साधना टूट गई। इसी वजह से शायद उन लोगों ने कहा कि फिर से शुरू करो, काफ़ी प्रेशर में। और फिर बात हुआ है कि भाई कोरोना काल में बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन बहुत सी चीज़ें नए हम लोग सीखे भी उस दरमियान, जैसे ऑनलाइन मोड में सारा काम करना। तो वो बोले कि अगस्त ऑनवर्ड्स, अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त ऑनवर्ड्स वो रेगुलर रूप से मेरे ऊपर प्रेशर बना के मुझे लेकर के बैठेंगे, वो मेरे साथ बैठेंगे, ऑनलाइन ही सही। तो ये सब बातें हुई हैं और देखते हैं फिर आगे ईश्वर की क्या मर्जी है, कितना हो पाता है। मेरा जो संगीत साधना में मेन विघ्न आया, उसका जो मेन कारण है, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। हमारे साथ हमारे जो को म्यूजिशियन तबला प्लेयर थे, 22 साल हमारे साथ कार्यक्रम किए, हमारे साथ प्रैक्टिस किए, ऑलमोस्ट डेली हम लोगों का उठना बैठना होता था। वो भी इंसान, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि उसके जैसा इंसान मेरे जीवन में आया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बहुत दिन तक नहीं रहे। 2014 में उनकी मृत्यु हो गई कैंसर की बीमारी से। तो उसके बाद से मैं पूरा टूट गया। ये सबसे बड़ा रीज़न रहा मेरा संगीत छोड़ने का। होता क्या था, जो संगीत हमारे मन को सुकून देता था, उसके बाद वो पेनफुल हो गया कि जब भी मैं बैठता था उनकी यादें इतनी सताती थी कि हम बयां नहीं कर सकते। तो यही कारण हो गया, धीरे धीरे डिसकंटिन्यू होता गया, मैं दूसरे कामों में व्यस्त होता गया। यही रीज़न रहा। लेकिन फिर एक और बदलाव आया गुरुजी के जाने के बाद। गुरुजी के जाने के बाद जैसे फीलिंग आती है, लगता है कि मैं बिल्कुल अनाथ हो गया, अब तो कोई रहा नहीं। माता पिता पहले ही गुजर चुके थे, अब गुरुजी भी नहीं रहे, तो अब मेरा कोई है ही नहीं, ये फीलिंग आई अंदर से। तो भावनात्मक पहलू थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है किसी भी कलाकार का, तो शायद उसी की वजह से मेरे अंदर ये भावनाएं आई। तो फिर गुरु माँ के आने से, गुरु माँ के प्रेशर देने से मेरे अंदर फिर वो आवाज़ आई कि नहीं, मुझे करना चाहिए। जो भी हुआ हो, गुरुजी की जब उम्मीदें थीं तो मुझे फिर से करना चाहिए। तो इस ओर सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। सर, संगीत एक आध्यात्मिक विद्या है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सितार की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, आपके इस सवाल में इसके दो पहलू हैं। पहला तो आपने ये पूछा कि आध्यात्म के साथ इसका क्या जुड़ाव है, ये एक अलग चीज़ है। और सितार की उत्पत्ति के बारे में फिर पूछा, तो दोनों को मैं अलग अलग से कहना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ
अध्यात्म पर। तो संगीत डेफिनेटली एक साधना का क्षेत्र है, और इस कहा जाता है कि साधना किसी भी माध्यम से आप कर रही हैं तो वो आपके साथ एक परमात्मा की तारतम्य बनती है, ठीक है। तो मेन उद्देश्य वही होता है, हमारे संगीत में भी कहा जाता है स्वर ही ईश्वर है। तो सुर को सही ढंग से लगाना, और ऐसा लगाना कि वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ना रह के लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसा असर करे कि किसी के आँख से आंसू निकल जाए या किसी के रोंगटे खड़े हो जाए। तो ये सबसे बड़ी बात होती है संगीत में असर पैदा करने की, जो कि बहुत कठिन साधना के ज़रिए ही आता है। और उसमें थॉट प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। थॉट प्रोसेस काम करता है कि आपकी क्रिएटिविटी और थॉट प्रोसेस कैसा काम कर रहा है। तो ये चीज़ इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि इसीलिए कलाकार अगर देखा जाए तो दो कोटि के होते हैं। कोई सिर्फ एंटरटेनर्स होते हैं जिनका कार्यक्रम सुन के आप वाह 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 क्या बात है बोल के ताली बजा सकते हैं, और कुछ संगीतज्ञ ऐसे होते हैं जिनका सुनने के बाद आप कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं होते, आप चुप हो जाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेल बाउंड हो जाना, ठीक है। तो वो एक समय होता है जिस समय बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन होता है, और वो एक डिवाइन चीज़ होती है जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की थी। तो इसलिए आप आश्चर्यचकित होकर वैसी स्थिति में आ जाते हैं, कुछ कहने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तो हो गया आध्यात्म वाली बात। दूसरा चीज़ जो सितार की उत्पत्ति के बारे में कहा कि देखिए संगीत एक गुरुमुखी विद्या है, और इसकी ऑथेंटिसिटी पर बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं। क्वेश्चन मार्क्स इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं और वो बच्चे पढ़ते हैं, और उस पर परीक्षाएं भी होती हैं। और उन किताबों के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि सितार और तबला ये दोनों आमिर खुसरो जी ने बनाया। लेकिन हम लोगों ने गुरु के मुख से जो सुना है वो कुछ और ही बात है। उन्होंने बताया कि सितार जो है ये एक बेसिकली फोक इंस्ट्रूमेंट था, जो हिल्स पर जैसे संतूर है उसी तरह एक सहतार, इसका ओरिजिनल नाम सहतार है, ठीक है। तो सहतार जो है उसमें सह मतलब 3 होता है और तार तो तार ही है। तो वो एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिसमें 3 तार होते थे, और फोक संगीत में उसका एकम्पनीमेंट में यूज़ होता था। तो मैंने वैसा एक इंस्ट्रूमेंट देखा भी है, सुना भी है। बनावट लगभग वैसी ही होती थी, लेकिन थोड़ा अंतर होता था और तार की संख्या कम होती थी। तो ऐसा माना जाता है कि जयपुर में दिल्ली में 2 तानसेन के शिष्य परंपरा के 2 लोग थे, रहीम सेन और अमृत सेन। तो इन लोगों ने सैतार से सितार को बनाया। हुआ क्या कि वो मुगल शासनकाल का समय था, और एक मुगल रूलर थे, इन्वेडर कहिए, अहमद शाह अब्दाली। उन्होंने जब दिल्ली पर चढ़ाई की तो वो थोड़ा कट्टर विचारधारा के थे और सारे संगीतज्ञों पर वो अत्याचार कर रहे थे। तो उन दिनों ये 2 भाई रहीम सेन और अमृत सेन दिल्ली से भाग करके जयपुर चले गए, ठीक है। और कहा जाता है कि वहीं पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इस साज को बनाया, सितार, जिसको आज हम लोग जिस रूप में देखते हैं। उसके बाद कई मॉडिफिकेशंस और हुए, जैसे जैसे कलाकार आए, हर किसी ने कुछ काम किया। जैसे आप सुनते होंगे गिटार जो है, गिटार बेसिकली 2 तरह के होते थे, एक स्पेनिश वाले जो खड़े खड़े बजाते हैं, और एक हवाईयन वाले जो रख के बजाते हैं। तो वो उस पर ये पंडित राधिका मोहन मोहित्रो ने भी किया। उन्होंने एक बनाया, उन्होंने गिटार पर नहीं किया, लेकिन उनके नाम पर भी एक मोहन वीणा करके क्रिएशन माना जाता है। फिर पंडित विश्वमन भट्ट जी जो हैं, उन्होंने गिटार का पूरा स्वरूप ही चेंज कर दिया। स्वरूप चेंज करके वो एक बहुत ही उत्कृष्ट साज उसमें से बनाए, जिसमें तरब के तार होते थे, सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स जिसको बोलते हैं, जिसको डायरेक्ट बजाते नहीं हैं लेकिन ऑटोमेटिकली वो रेजोनेंस से बजता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट के टोटल चीज़ को इफेक्ट को बढ़ाता है। उसके बाद चूंकि उसका नाम मोहन वीणा रखा,
तो इसलिए उन्होंने सोचा कि वीणा के भी कुछ इसमें आने चाहिए, तो साउंड क्वालिटी को मॉडिफाई करते करते उन्होंने उसको इलेक्ट्रीफाई करके कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके जो आज रूप दिया है मोहन वीणा, बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही सुंदर रूप उन्होंने दिया है। तो वो एक मोहन वीणा है। तो उसी तरह से मॉडिफिकेशंस हमेशा सितार में भी होते रहे हैं। तो सितार की उत्पत्ति बेसिकली हम लोगों का मानना यही है, चूंकि हम लोग गुरु के मुख से जो निकला हुआ शब्द है उसी को ऑथेंटिक मानते हैं। छापने के लिए तो दुनिया में बहुत कुछ छप रहा है, तो यही है सितार की उत्पत्ति। जब गुरुजी से आपकी शिक्षा होती थी तो आपको डांट भी पड़ती होगी, आपकी गलतियों पे गुरुजी नाराज भी जरूर होते होंगे, तो आपके लिए वो पल कैसे थे? आपका ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि इस संदर्भ पर गुरुजी से मेरी काफ़ी बातचीत हुई है। अक्सर ऐसा होता था जब हम लोग क्लास में बैठते थे, क्लास में कई स्टूडेंट्स आते थे, तो बारी बारी से सबका क्लास हो जाता था। लेकिन हम लोगों का जो ये रहता था, ऐसा नहीं होता था। नॉर्मली क्या होता था कि क्लास किया, उसका जैसे टर्न हो गया वो चला गया। लेकिन हम लोगों का शुरू होता था शुरुआत वाले से, और आखिरी वाला जाता था उसके बाद हम लोग जाते थे। तो एंटायर पीरियड ऑफ द क्लास हम लोग वहाँ बैठे रहते थे। तो होता क्या था, अक्सर सारे स्टूडेंट्स जब चले गए तो कुछ पल ऐसे होते थे हम लोग गाना बजाना के अलावा भी कुछ बातचीत करते थे आपस में। तो इस संदर्भ में मैंने एक बार गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप इतना पेशेंस कहाँ से लाते हैं? मुख्य तौर पे अपने अनुभव के आधार पर, जैसे म्यूजिकल लाइफ की जो उनका जो अनुभव है उसके आधार पर मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स बेसिकली दो कैटेगरीज के होते हैं। एक कैटेगरी वो होता है जिसको करना होता है, जिसको संगीत सही मायने में करना होता है, माने सीरियस वंस। दूसरा होता है जिसको नहीं करना होता है, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली करने वालों की संख्या हमेशा नहीं करने वालों की संख्या से अधिक होती है। तो जाहिर सी बात है गुरुजी के क्लास का भी सिनेरियो कुछ अलग नहीं था, ऐसा ही था। तो नहीं करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और करने वाले लोग भी थे। तो मैं दोनों केसेस में देखा कि गुरुजी का जो पेशेंस था वो अनपैरेलल पेशेंस था। क्लास में सिखा हो रहे हैं, सीख कोई और रहा है, मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन उनको गुस्सा कभी नहीं आता था। तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी ये कैसे होता है? तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग वे में मैंने मजाक में ही बोला कि देखो बेटा, ये हम लोगों का प्रोफेशन है, जो सीखेगा उसको भी सिखाना है, जो नहीं सीखेगा उसको भी सिखाना है, ठीक है। तो हम लोग अगर क्लास में पेशेंस लूज करेंगे, ऐसे ही कम बच्चे इसमें सीखते हैं, तो अगर पेशेंस लूज करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो कितने लोग आएंगे? गुस्सा करने वाले आदमी को कितना लोग पसंद करता है? तो इसलिए ये सब बातों पर वो काफ़ी ध्यान देते। तो सच पूछिए तो उनको गुस्सा होते हुए क्लास में इक्का दुक्का एक बार या दो बार मैंने देखा है, वो भी इसलिए कि एक ही चीज़ को बार बार जब समझा रहे हैं, समझाने के बाद भी कोई व्यक्ति ले नहीं पा रहा है, तो तब कभी कभी पेशेंस थोड़ा सा होता था, तो तब वो, लेकिन माइल्डी है, वैसा कुछ नहीं है। कभी उनको उस तरह से गुस्साते हुए नहीं देखा कि ऐसा गुस्सा हो जैसे पुराने ज़माने के गुरुजी लोगों में मिलता था कि भाई मालूम पड़ा कि रियाज नहीं कर रहा है तो डंडा से इतना मारा कि भगा दिए घर से। यहाँ तक कि हम लोगों ने सुना है कि पंडित निखिल बैनर्जी को भी भगा दिए थे बाबा अलाउद्दीन खान साहब। उसके बाद रविशंकर जी भी 2 बार उनके यहाँ से चल दिए थे। तो ये सब सुनने को मिला है। तो ऐसा गुरुजी के यहाँ कभी देखने को मिला नहीं। और डांट उसी को पड़ती थी, करने वालों को ज़्यादा पड़ती थी, नहीं करने वालों को कम पड़ती थी, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे, ये तो करेगा नहीं, इसको डांट के फ़ायदा नहीं है, इस पर एनर्जी ज़्यादा दे के फ़ायदा नहीं है। लेसन्स जरूर देते थे, करवाते थे, जो टाइम देना है उसको देते थे, बट डांट उसी को पड़ती थी जो करने वाला है। तो उसमें पार्थुदा शामिल हैं, मैं भी शामिल था, 1-2 और सीनियर स्टूडेंट्स जो लोग थे वहाँ वो लोग शामिल थे। तो हम लोग इक्का दुक्का और कभी भी उसको गलत स्पिरिट में लिया नहीं, क्योंकि इस चीज़ की तालीम बचपन से ही होती रही है, कहानियाँ सुनते रहे हैं और कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। तो इसीलिए उतना ईगो कभी रखा नहीं। और गुरु तो गुरु है, उनका सर्वोच्च स्थान है मन में, तो उनसे कैसे गुस्सा कर सकते हैं? वो भले गुस्सा करते हैं, हम लोग को गुस्सा कभी कर ही नहीं सकते उनसे। आज के ज़माने में सितार वादन जो है बहुत कम होता जा रहा है। बहुत कम युवाओं में क्या होता है
कि वो सीखना नहीं चाहते, इसमें रुचि नहीं रखना चाहते हैं, तो आपका क्या कहना है उस पे और आप क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, जहाँ तक कम होने का सवाल है, कम एक्चुअली हो नहीं रहा है, या यूँ इसको कहा जाए कि हमेशा से ये कम ही रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पॉपुलर म्यूज़िक नहीं है तो ये कम ही रहा है। दूसरी बात क्या है, ये बात कुछ हद तक हमारे बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो वो सही है, लेकिन बाकी स्टेट्स में आप चले जाइए, सितार का बाहुल्य है। और अभी रिसेंटली किसी संत महात्मा के द्वारा ही आयोजित कुछ किया गया था, तो पता चला कि उसमें तकरीबन 4-5 हज़ार 6 हज़ार सितार एक मंच पर बैठा हुआ है। तो बजाने वाले बहुत हैं, करने वाले मे भी उच्च कोटि के कलाकार कम हैं, सीखने वाले हैं। और एक जो बताया कि हाँ थोड़ा कमी आई है, इसको पूरी तरह से नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है बढ़ती हुई महंगाई। अगर आज एक कोई स्टूडेंट मन बनाता है कि मुझे सितार सीखना है, और सितार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कारीगरी बहुत होती है। ठीक है, वो रेडीमेड, वो मोल्ड में तैयार होने वाला चीज़ नहीं है, वो पूरी तरह से क्राफ्टमैनशिप है। जहाँ क्राफ्टमैनशिप आती है तो उसमें अलग अलग कोटि के कारीगर हैं। अगर एक अच्छे कारीगर के हाथ का आप सितार खरीदना चाहते हैं आज के डेट में, तो इट इज़ क्वाइट कॉस्टली फॉर अ न्यू स्टूडेंट टू अफोर्ड। मिनिमम 40,000 लग रहा है। तो 40,000 रुपया अगर अचानक से किसी को कहिए, जबकि एक गिटार खरीदने जाए तो विदिन 10,000 वो हो जाता है, अफोर्डेबल है। तो इसीलिए लोग गिटार की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, सितार की तरफ कम भाग रहे हैं। दूसरी बात कि ये एक बहुत पेशेंस के साथ साधना करने वाला साज है। ठीक है, वो 2-4 फिल्मी धुन बना लिए या 2-4 कॉर्ड बजा लिए, उतना भर का नहीं है। ठीक है, तो ये गहन साधना का विषय है, और उतना पेशेंस साधक लोग तो हमेशा से कम ही रहे। तो मैं समझता हूँ यही कारण है, और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जिसको करना होता है वो करता है, और कमी हमेशा ही रही है। अगर दूसरे म्यूज़िक से कंपेयर करके देखेंगे तो शास्त्रीय संगीत सिर्फ सितार ही क्यों, किसी भी विधा में लोग कम हैं। ठीक है, तो मेरा ओपिनियन यही है, इसको लेकर के उतना चिंतित होने की बात है नहीं। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे युवाओं को? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी यही तो होता है कि आप ट्रेडिशन को कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो हमारे शास्त्रीय संगीत में सितार का बहुत रिच ट्रेडिशन रहा है, और हमारे इंडियन संगीत को पूरे विश्व भर में सर्वोच्च बनाने का श्रेय बहुत सारे कलाकारों को जाता है। तो जब जो ट्रेडिशन उन्होंने कायम किया है उसको आगे लेकर के चलना, और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये एक माने आप कितने बड़े नेशनलिस्ट हैं ये भी शो करता है। ठीक है, संगीत का टैलेंट हर किसी में नहीं होगा, लेकिन जिसमें है उसको करना चाहिए, उसको बिल्कुल करना चाहिए। और देखिए, बाकी चीज़ें जो रेगुलर रूप से नॉर्मली सारे लोग कर रहे हैं वो आपकी रोजी रोटी ज़रूर चलाएगी, लेकिन अपने सपने को साकार करेंगे यही सब चीज़ें जो आप एक्स्ट्रा करते हैं। और इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। अगर हॉबी आपकी प्रोफेशन हो जाए तो इससे अच्छी बात मैं नहीं समझता कि कुछ हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे शो में आए, इसकी शान बढ़ाई। थैंक यू सो मच। मेरा भी आप लोगों के प्रति तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी बातों को लोगों के सामने लाने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि मेरे से जो भी कंट्रीब्यूशन इस तरह का कोई भी चाहता हो, क्योंकि समाज के प्रति भी हमारा कोई उच्च उत्तरदायित्व होता है, इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई अनदेखी कहानियों के साथ अनदेखी लाइव में। तब तक के लिए हमारे चैनल अनदेखी लाइव को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। धन्यवाद।